देखिए, आज की क्लास का जो टारगेट है वो ये है कि लास्ट क्लास में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को हैंडल कर रहे थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा कैसे हैंडल करते हैं जब कंपनी किसी के शेयर फॉरफिटेड करती है। तो आज क्या पढ़ना है? आज तसल्ली से एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं जो टॉपिक सीबीएसई बोर्ड के टारगेट पे भी रहता है। यानी कि पहले किसी जमाने में एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रोराटा वर्ड में अभी आपके सामने बोलूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो पहले सीबीएसई प्रोराटा पे फोकस करता था हमेशा, यानी कि ऐसा मैं बोल देता था कि कंफर्म प्रोराटा का ही क्वेश्चन आएगा। शायद अभी भी आए, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो क्वेश्चन चॉइस में एक आता है। तो पहले हमने सीबीएसई का कुछ पैटर्न ऐसा देखा कि वो चॉइस में, प्रोराटा की चॉइस में भी प्रोराटा का ही क्वेश्चन आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया और अब वो क्या करता है कि एक ऐसा टॉपिक उसके पास है जिस टॉपिक के अंदर वो प्रोराटा के साथ कॉम्बिनेशन में कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस रख देता है। तो हमारा जो आज की क्लास का फोकस है वो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर है। देखो, कॉल्स इन एरियर क्या होता है मेरे ख्याल से पूरी क्लास जानती है, पर इस क्लास के बच्चे कॉल्स इन एडवांस के बारे में कम जानते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे कि कॉल्स इन एरियर का मतलब अगर ये होता है कि किसी शेयर होल्डर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि किसी शेयर होल्डर से हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, लेकिन वो फर्स्ट कॉल का पैसा भी साथ में ही दे गया। उसने ये बोला कि सर अभी आप अलॉटमेंट मांग रहे हो, फिर आप फर्स्ट कॉल मांगोगे, फिर फाइनल मांगोगे। तो ठीक है, आप अलॉटमेंट का पैसा तो पकड़ो ही, अलॉटमेंट के साथ साथ आप फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी ले लो हमसे। दिस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। तो एक कॉम्बिनेशन, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा आज जिसमें आपका सामना कॉल्स इन एरियर से भी हो, कॉल्स इन एडवांस से भी हो। उसे कैसे हैंडल करते हैं वो हम देखते हैं। आप क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ सभी, एक क्वेश्चन लिखिए कि कैसे हैंडल करते हैं हम इन सब चीजों को। वो समझने के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन लिखिए। लिखिए शेयर्स इशूड 50,000 at the rate 10 each at 20% प्रीमियम। पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 हेलो रुपीज। सर। बोलो बेटा। सर बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, आपने बोलते पिछली बारी तारीफ नहीं करी तो हमने इस बारी कर दी। क्या बात है कृष गुप्ता साहब, आप तो छा गए आज तारीफ करके। चल बढ़िया, क्या अच्छी लग रही है बैकग्राउंड। पर मैंने लास्ट क्लास में सर तेरी भी बढ़िया है। बैकग्राउंड देखी थी कृष गुप्ता। हाँ वो सर पार्टी वार्टी चल रही थी। हाँ, अभी भी कहीं नशे में तो नहीं बैठा तू? सर उस चीज से नशे कहाँ होते हैं। अरे वाह, अच्छा ये मुझे नहीं मालूम था। मतलब यानी कि तुझे कम से कम इतना आइडिया तो है कि किस किस चीजों से नशा होता है। सर नशे वाली हम कोई चीज नहीं करते। चल वेरी गुड, भगवान करे ऐसे ही हो। एप्लीकेशन रिसीव अभी पढ़ रहा है या खाली बैकग्राउंड ही देख रहा है? नहीं सर पढ़ रहा हूँ। चल पढ़ फिर। एप्लीकेशन रिसीव लिखो 80,000 शेयर्स, out of which 60,000 applications accepted by company on pro rata basis। प्रोराटा का यहां जो मतलब है वो ये है कि भाई प्रोपोर्शनेट कंपनी ने दे दिया। जरा यहां तक देखो, कोई मेरी क्लास का ऐसा स्टूडेंट जो यहां तक लैंग्वेज ही ना समझता हो? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जो यहाँ की लैंग्वेज ना समझता हो, इन सब बातों के मतलब ना जानता हो? सर प्रोराटा का मतलब क्या सर? प्रोपोर्शनेट, एक रेशो में उसने शेयर दिए। जिस क्लास में मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि एक्सेस एप्लीकेशन आती हैं तो कंपनी कैसे अलॉटमेंट करती है, उस क्लास के अंदर ये बात हुई होगी। पर चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा प्रोराटा का मतलब क्या होता है तो समझ ले प्रोपोर्शनेट, एक पर्टिकुलर रेशो में कंपनी ने शेयर अलॉट किए। जैसे किसी ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया
तो कंपनी ने शायद उसको 800 शेयर दिए होंगे। एक प्रोपोर्शनेट को हम प्रोराटा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए शेयर होल्डर ए allotted 1000 shares paid। चलो पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद लिखिए शेयर होल्डर बी allotted 3000 shares paid first and final call with allotment। पास जर्नल एंट्रीज। मैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर कोई फॉरफिटेड कोई री इशू का चक्कर नहीं डाल रहा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर भी आप रीडिंग लीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन के ऊपर ही बात करना चाहता है कि सर मुझे इसका मीनिंग तो बता दो, तो मैं फिर उससे पहले इस मैटर पे बात करूंगा, फिर हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। हालांकि सॉल्यूशन आप सबको आता ही होगा, फिर भी वट एवर, पहले रीडिंग लीजिए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन की। अगर किसी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन नोट करने में टाइम वेस्ट ना करे, पर इसमें सिर्फ पढ़ ले, पहले तसल्ली से पढ़ ले। चलिए, तो क्या मैं ये मानूं कि पूरी क्लास को ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। स्टार्टिंग की 4 जर्नल एंट्री कीजिए, क्योंकि 4 जर्नल एंट्री तक कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही है। तो आप स्टार्टिंग की 4 जर्नल एंट्री कीजिए, फिर बात करते हैं। मैं भी सपोर्ट में एंट्री कर रहा हूं, आप स्टार्ट कीजिए।
एक बार जरा यहां तक देखिए, पहले आप स्टार्टिंग की 3 जर्नल एंट्री देखिए। मुझे लगता है कि सबको आती होंगी, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग की 3 जर्नल एंट्री में ऑब्जेक्शन करता है तो पहले वो पॉइंट रेज करे, फिर उसके आगे की बात करते हैं। सबको स्टार्टिंग की 3 जर्नल एंट्री क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब एक बार बड़े आराम से ठंडे दिमाग से जरा पढ़िए कि शेयर होल्डर बी के साथ क्या हुआ। शेयर होल्डर बी, जहां हमने सबसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, वहीं हमने ये पैसा शेयर होल्डर बी से भी मांगा था। लेकिन शेयर होल्डर बी से सिर्फ अलॉटमेंट मांगी थी, लेकिन इसने क्या किया कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। आप मुझे बता सकते हैं शेयर होल्डर बी के पास कितने शेयर है? 3000। और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना बनता है? 3, और फाइनल कॉल का कितना बनता है? 2, इनका टोटल कितना? 5, यानी कि इसने 3000 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से 15,000 का 15,000। एडवांस में दे दिया। यस सर। यस, यही पैसा पहले यहां लिखिए, टू कॉल इन एडवांस, कि ये पैसा हमें एडवांस में मिल गया। पहली बात। दूसरी बात, ये बात आपको याद होगी कि अलॉटमेंट अगर डेबिट 2,50,000 से हुआ है तो क्रेडिट भी 2,50,000 से ही हो। 2,50,000 से। और ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है कितने रुपए से? 20,000। तो यहाँ पे क्रेडिट कितने से होगा? 2,30,000। 2,30,000 और 15,000 रुपए एडवांस, यानी कि 2,30,000 तो अलॉटमेंट का बैंक में आना था, 15,000 रुपए एडवांस और मिल गया, तो बैंक में 2,45,000 एडवांस में आएगा। एक और बात समझाता हूं, शायद आपको याद हो कि कॉल्स इन एरियर अगर होता है तो वो डेबिट होता है, यानी कि किसी ने पैसा नहीं यस सर। तो कॉल्स इन एडवांस उसका अपोजिट होता है, यानी कि एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अगर आप आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एडवांस को क्रेडिट करेंगे, तो इस वजह से एडवांस क्रेडिट भी हो रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंपनी को एक तरह से पैसा फालतू मिल गया है तो ये कंपनी की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब तक वो पैसे का टाइम नहीं आ जाएगा तब तक कंपनी इसको अपनी लायबिलिटी मानेगी। बट एनीवे, फिर भी किसी स्टूडेंट को अभी भी जर्नल एंट्री समझ में नहीं आई, कोई इस पे एक्सप्लेनेशन चाहता है और डिटेल्स में बात करना चाहता है तो कर सकता है। सर एक बार वापस समझा दो सर। भाई साहब ये बड़ा मुश्किल काम होता है, वापस क्या समझाना है बताइए अंश खन्ना साहब। सर पूरी एंट्री समझा दो सर एक बार सर। नहीं ये ले पूरी 3,000 शेयर ने 5 रुपए एडवांस दे दिए, बोल बेटा। हाँ जी सर। बस 3,000 इंटू 5 कितना हुआ? कितना हुआ लल्लू? 3,000 शेयर ने ये 5 रुपए एडवांस दिए हैं। हाँ जी सर। तो कितना हो गया एडवांस? 15,000। भैया आ गया कॉल इन एडवांस 15। नहीं आया समझ में? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। जब तमीज से समझाओ तो वैसा बच्चे आराम से बैठते हैं, फिर बोलते हैं एक बार दोबारा बता दो सर। अगर क्वेश्चन ढंग से, एक बार सारी क्लास सुन ले, बुक टू इजी बुक है, लेकिन ये जब तक इजी है जो बच्चा प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, चेन बना रहा है इसकी। जो बच्चा जरा सा गड़बड़ कर गया ना, उसके ऊपर ये ऐसी भारी पड़ती है, फिर परेशान हो जाता है वो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरी बातें कितना सीरियसली सुनते भी हैं कि नहीं, वरना बड़ा हल्का सा पॉइंट मैंने पढ़ाया है, शायद ये लैंग्वेज भी अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है, फिर भी अंश खन्ना साहब को क्यों समझ में नहीं आया वजह नहीं मालूम, या तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं या बट कोई नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर ठीक है अभी कोई और बात को लेकर ऑब्जेक्शन है तो बात कर सकता है। चलिए फिफ्थ एंट्री कीजिए, बताओ फिफ्थ एंट्री किस चीज की करेंगे? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू, यानी कि फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री करेंगे, कीजिए। चलिए फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री कीजिए। आप पहले मुझे करने दीजिएगा फिर आप कॉपी कीजिएगा, ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो ढंग का, देखो ढंग का ऑब्जेक्शन रेस करा करो ताकि लगे कि बच्चा पढ़ लिख के बैठा है क्लास में, यानी कि वो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है।
बिना इन्वॉल्वमेंट के कोई बच्चा क्वेश्चन रेज करता हो, पता चल जाता है कि इसने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ डाउट पूछ रहा है। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है, ये बात तो सारे मानेंगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो पहले ठंडे दिमाग से इसे 1,50,000 रुपए से क्रेडिट कर दो और फिर देखते हैं आप क्या समझना है। पहला जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए, क्या किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा देने से मना किया है? Yes, sir. Yes, Shareholder sir. A. Shareholder A. इसके पास कितने शेयर थे 1000. 1000 और shares. फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 3. 3 की. कितना अमाउंट हुआ? 3000. यहां लिखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि ठीक है चलो, ये तो शेयर होल्डर ए की कहानी आपने मुझे बताई, क्या कोई ऐसा भी शेयर होल्डर है जो फर्स्ट कॉल का पैसा पहले से ही दे चुका है? Yes, sir. Shareholder B. क्या ये दोबारा पैसा देगा? No, No, sir. No, sir. sir. तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। पहले बताओ, ये जो पैसा दे चुका है वो यहाँ क्रेडिट में पड़ा हुआ है, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. कंपनी यहां से वो पैसा निकालेगी, इसीलिए एक नया वर्ड लिखो यहां पर, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कॉल इन एडवांस से कंपनी ने पैसा निकाल लिया। अब इसके पास शेयर थे 3000 और फर्स्ट कॉल का अमाउंट 3 रुपए का बनता है, तो 9000 रुपए ही निकाल पाएगी फर्स्ट कॉल के। कॉल्स इन एडवांस को अब क्या अभी भी कॉल इन एडवांस माना जाएगा, या अब वो टाइम आ गया है कि उसे फर्स्ट कॉल दे देनी चाहिए थी? फर्स्ट कॉल दे देनी चाहिए थी, अब टाइम आ गया। क्या वो पैसा दोबारा देगा, या हम जो पैसा एडवांस में पड़ा था वहां से निकाल लेंगे? सर जो एडवांस में पड़ा था वो निकाल लेंगे। इसीलिए हमने कॉल इन एडवांस को डेबिट कर दिया, ताकि जितना पैसा निकाल लिया वो कैंसिल हो जाए। तो 1,50,000 में से इसने 3,000 रुपए दिए नहीं है और दूसरे शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया था ये 9,000, तो 12,000 रुपए Yes, sir. हमारे पास आ चुका है। तो बैंक में लिखो 1,38,000। अब आप पूछिए आपके माइंड में क्या डाउट चल रहा है, मैं फिर उसे एक्सप्लेन करता हूं। नो डाउट सर। क्लियर है सर। नो डाउट सर। अंश खन्ना साहब, आप हैं क्लास में? क्लियर है सर। पक्का क्लियर है या तुक्केबाजी कर रहा है? नहीं सर, पक्का क्लियर है सर। चलो पार्थ साहब, आपको क्लियर है? Yes, sir. चलो डन। मैं चाहता हूं फाइनल कॉल की एंट्री आप लोग करें। फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री भी करें और ड्यू की एंट्री, दोनों आप लोग करें, फिर देखते हैं क्या बनती है बात। कर ली सर। कर ली सर। कर ली सर। मैं टैली करा रहा हूं। ये फाइनल कॉल आपने ड्यू की एंट्री की होगी और यस सर। अब फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री करते हैं। डन सर। जरा देखो ये एंट्री मैच कर रही है आपकी मेरी? यस सर, मैच कर रही है। यस सर। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कह रहा है सर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं? चलिए, कोई स्टूडेंट नहीं है पक्का? ठीक है, तो हम क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ा सकते हैं थोड़ा, कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस का। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब।
अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से कीजिएगा। शेयर्स इशूड 40,000 एट द रेट 10 each. Application 2 rupees, allotment 3 rupees, first call 1 rupees, final call 4 rupees. Application receive 50,000 shares. Shareholder A allotted 4,000 shares, paid full money with application. Paid full money with application. Shareholder B allotted 3,000 shares, failed to pay first and final call. His shares forfeited. $2,000 shares reissue for ₹7 each. एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो शेयर मैंने रीइश्यू किए हैं, इसमें मैं कितने रुपए में रीइश्यू किए हैं वो तो मैंने बताया। क्या मैंने इसमें यह भी बताया कि पेड अप वैल्यू क्या है? सर फुली पेड अप सर आ रहा है। फुल पेड fully अप paid up मानने होएगा। के। यस, तो यहां लिख Correct होता लीजिए इन केस ऑफ साइलेंट क्वेश्चन, अलग पेन से लिखेगा क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। फुली पेड अप, ये बात आप भूले कभी नहीं कि ये फुली पेड अप मान ली जाएगी। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़िए। सर हाँ बोलो बेटा। 2000 शेयर्स रिवाइज्ड फॉर क्या लिखा हुआ है? रिवाइज नहीं लिखा मेरे बच्चे, री इशू लिखा हुआ है। री इशूड फॉर ₹7 ईच। ओके सर। चलिए बेटे, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए आराम से। अगर कोई स्टूडेंट कहता है क्वेश्चन का मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा मुझे, तो पहले वो बात करें। अगर कोई स्टूडेंट कहता है मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करे। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा ताकि आप इंपॉर्टेंस समझें कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ट्राई करो बेटा, देखते हैं आपकी 4 जर्नल एंट्री स्टार्टिंग की ठीक बैठती हैं या नहीं बैठती। टाइम लो, आराम से करना है, बहुत आराम से, गलती ना हो। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि ये पहली ही जर्नल एंट्री का अमाउंट गलत करवा देता है, ये इसकी खासियत है। फिर भी स्टार्ट करते हैं। पहला लिखिए आप फर्स्ट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 50,000 और हमने इनसे 2 रुपए मांगे थे, तो 50,000 इंटू 2, ये 1,00,000 रुपया तो बैंक में आया, इसमें कोई शक नहीं है। इस 50,000 के अंदर ये शेयर होल्डर ए भी इंक्लूड है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसने क्या करा कि पूरा अमाउंट दे दिया। एक शेयर 10 रुपए का है तो इसने 10 का अमाउंट दे दिया। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसने कितना पैसा एडवांस में दे दिया? 8 rupees. सर 8 रुपीज। ये पैसा वो एडवांस में दे चुका है। एप्लीकेशन एडवांस नहीं मानी जाएगी क्योंकि एप्लीकेशन तो आपने मांगी थी। तो Yes, अगर हम sir. देखें तो इसने 4 और 1 5 और 3 8 रुपए एडवांस में दे दिए और इसके पास शेयर थे 4,000, 4,000। तो यानी कि 32,000। 32,000 रुपीज भी इसने एडवांस में दे दिया, तो प्लस 32,000, यानी कि बैंक के अंदर जब चेक आया होगा तो 1,32,000 रुपीज का चेक आया होगा। अब आप देखो कि आपके हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो या आप ऑब्जेक्शन करते हो? यस सर, सेम एंट्री थी। सेम सर। सर हाँ सर, बोलो बेटा, कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। उसको हमने अलॉट 4,000 करे हैं, बट जब उसने अप्लाई करा होगा तब तो उसने 5,000 शेयर्स ही दिए होंगे ना। देखिए वो बात क्वेश्चन ने तो हमें नहीं बताई। या तो क्वेश्चन हमें बता दे कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया। क्वेश्चन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि उसे 4,000 शेयर अलॉट हो सकता है उसने अप्लाई भी 4,000 के लिए किया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बताएगा तब देखेंगे क्या कहता है वो। अभी तो 4,000 की हमें पता है और उसकी कोई स्टोरी हम पता लगा नहीं सकते अभी। सर इसमें कॉल इन एडवांस अलग से नहीं खुलेगा फर्स्ट एंट्री में? अभी नहीं बेटा, इसमें कॉल इन एडवांस यहां नहीं लिख सकते आप, वो आपको अलॉट एप्लीकेशन में अलग से लिखना पड़ेगा ड्यू के टाइम पे। ओके सर। क्योंकि ऐसा इसको समझो कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया, अब बैंक के अंदर जो पैसा होता है वो कंपनी को नहीं, ऐसे एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे कंपनी को पता होता है बात, एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं पता होता। चलिए मैं मानूं कि सब सेटिस्फाइड है। यस सर। नेक्स्ट एंट्री कीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब थोड़ी सी गड़बड़ होगी, देखते हैं आपको समझ में आती है बात या नहीं आती है। सर ये 20,000 की जगह 32,000 होना चाहिए ना, क्योंकि 12,000 तो अलॉटमेंट के भी आए हैं। एक मिनट, अच्छा इसमें सारे ही शेयर अलॉटमेंट पे, सॉरी एक चीज गड़बड़ हुई इसमें, इसमें रिफंड तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखो इधर ये 50,000 शेयर है और ये 40 है। आपको याद होगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या रूल मानते हैं? सर एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट में। एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट में। हाँ, तो इसका मतलब 2 रुपए अलॉटमेंट के भी एडजस्ट 2 रुपए जो अलॉटमेंट के थे वो इसमें इंक्लूड है। तो ठीक है, ये अगर लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ होगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि सारा ही पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, तो हम यहाँ पर इसमें अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट मान लेंगे। यहाँ पे कॉल इन एडवांस 4,000 शेयर ये एडवांस माना जाएगा, 4 और 1 5 रुपए। तो सर फिर अलॉटमेंट हटा दें और फर्स्ट एंड फाइनल हम उसका एडवांस। एक मिनट, 4,000 इंटू 5, आप यहाँ पे 20,000 लिखिए और ये 1,20,000 कीजिए, ये 1,20,000 कीजिए। यहाँ पर 1 लाख नहीं, 1 लाख तो ये 50,000 इंटू 2 आ गया, एडवांस 20,000 अलग से आया है। ये भी कहाँ से आगे 20,000 एडवांस, काफी कंफ्यूजिंग हो गए। ये 20,000 कीजिए। सर समझ में नहीं आ रहा। सर उसने आप 2 मिनट का मुझे टाइम दें, मैं एक्सप्लेन करता हूं।
आप ये तो मानेंगे कि 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपए बैंक में आना था, इससे तो सेटिस्फाइड हैं आप? Yes, हाँ जी sir. सर। यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. इसमें आपको पता है कि एप्लीकेशन का फालतू पैसा आ गया, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। यस sir. सर। अब इसका मतलब जब हमने कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, यानी अलॉटमेंट जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में कुछ एडजस्ट हो रही है, तो जब शेयर होल्डर इन्हें 4,000 दिया तो हम ये मानेंगे कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस है, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है वो इसमें इंक्लूडेड होगा। इसीलिए हमने क्या करा, 4 और 1 5 रुपए को एडवांस मान लिया, और 4,000 इंटू 5 करके 20,000 रुपए एडवांस और मिला हमें बैंक के अंदर। सर क्लियर नहीं हुई बात। समझ गया। 8 रुपए क्यों नहीं था एडवांस? तुम 8 रुपए के हिसाब से करना चाहते हो तो कर लो, चलो मैं करवाता हूं, पर उसमें फिर टेंशन वाला काम हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। चलो 8 वाला कर लो, 4 और 3 7 और 8 के हिसाब से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 32,000 रुपीज। 1,32,000 लिखोगे, चलो 1,32,000 अब मैच करके दिखाओ, करो अब इसको मैच। मैच शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,32,000 से डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 32,000, टू कॉल इन ये बता दे, एडवांस। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 32 कैसे आ गया भाई? शेयर अलॉटमेंट 12,000 तो डालेंगे हम, 12,000 तो डालेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे किसके? ए के 4,000 into 3। बेटा ऐसा है, इसमें एक स्टोरी गड़बड़ ये हो गई कि इसके अंदर हो सकता है कि जो पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है इसके अंदर ये भी इंक्लूड है, इसका भी तो कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा। तो सर ऐसे तो क्वेश्चन ही अनक्लियर है। नहीं, क्वेश्चन अनक्लियर नहीं है, बहुत ठीक है, मैंने गलत थोड़ा एडवांस क्वेश्चन उठा लिया, मुझे उससे पहले इजी कराना है, मैं यहाँ पे कुछ रिफंड करना भूल गया, वरना वो क्वेश्चन सही बन जाता। अभी तो आप एक काम करो, मान लो आप करते हो तो ये बात तो पक्की बात है कि आप ये कह रहे हो कि 10,000 एप्लीकेशन हमारे पास फालतू आई हैं, 2 रुपए के हिसाब से हमने उनका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, ये 20,000 पे क्लियर है बेटा? यस Yes, सर। sir. सर Yes, sir. 4,000 शेयर के आप 8 रुपए के हिसाब से कॉल इन एडवांस में दिखाओगे। ये बताओ बेटा, इस 8 रुपए में क्या क्या इंक्लूड है? 3 रुपए अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल। जो पैसा अलॉटमेंट का है वो कुछ इसमें भी तो होगा। Yes, sir. होएगा। तो सर Yes, हमें sir. पता कैसे पता कितना होगा? आप मेरी बात पहले सुन लो, आप कुछ नहीं कह सकते, पहले मेरी बात समझो कि क्यों क्वेश्चन के अंदर ट्रिक आ गई बीच में। वो ये कहता है कि सर आप 8 रुपए अलग से कॉल इन एडवांस बोल रहे हो, इस 8 का ब्रेकअप करो तो इसमें अलॉटमेंट भी है, इसमें फर्स्ट कॉल भी है, इसमें सेकंड, लेकिन जो अलॉटमेंट का पैसा है वो तो आप ऑलरेडी यहां लिख चुके हो, जो आपने अलॉटमेंट पे टोटल एडजस्ट किया है। बोलो बच्चों, सर तो हम इसका अलग से निकाल के 9,000 और इंक्लूड कर देंगे इसमें। सर तो फिर बैंक अकाउंट वाली पहली एंट्री में भी क्या पता अलॉटमेंट का पैसा इंक्लूडेड हो, फर्स्ट एंट्री में भी अलॉटमेंट का वो 20,000 में ही इंक्लूडेड हो। बोल लिया या कुछ और बोलना है? सर बहुत कंफ्यूजन। जो बैंक का अमाउंट है, देखो चलो ठीक है, टॉपिक छोड़ देते हैं अभी, लोग कंफ्यूजन तो 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन अगर आप तमीज वाली बातें करें, यानी कि अगर आप ये कहें कि कंसेप्ट पे बेस बात करें, तो बैंक के अमाउंट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि 50,000 हमारे पास आया था 2 रुपए के हिसाब से, ये 1 लाख रुपए तो सबने दिया ही दिया। सिर्फ एक शेयर होल्डर ने टांग अड़ा दी थी कि जिसके पास 4,000 शेयर थे, उसने पैसा फुल मनी दे दी, यानी कि 3 रुपए के हिसाब से। चलो मैं इस 8 रुपए को भी आपके वैलिड मानता हूं कि चलो ये आपने दे दिया, तो बैंक में 1,32,000 रुपए आना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। यस सर। बैंक का 1,32,000 तो कहीं कंफ्यूज कर ही नहीं रहा आपको। कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में एक चीज कर रही है कि जब मैं इस 1,32,000 का हिसाब दे रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैंने इसको 1,32,000 से क्रेडिट किया था, इसको डेबिट भी इतने से करना था। शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर उतना ही पैसा जाता है जितने शेयर आपने इश्यू किए हैं, 40,000 इंटू 2, ये 80,000 रुपए यहां आएगा। फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर वो पैसा आएगा जो आपने 10,000 एप्लीकेशन फालतू ली थी, उनके 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए तो एडजस्ट करोगे आप अलॉटमेंट पे। Yes, sir. अब सवाल ये उठता है कि जब मैं यहां कॉल इन एडवांस लिखने लग गया तो उसने मुझे टोक दिया कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4,000 इंटू 8 लिख दो आप।
सर 4000 इंटू 8 अगर आप लिखोगे तो 8 में अलॉटमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और तो सर- अलॉटमेंट को आप यहां पर ऑलरेडी लिख चुके हो, तो 10,000 के अंदर इसका भी कुछ पैसा हो सकता है एडजस्ट हुआ हो। तो सर क्या करेंगे ऐसा हम? हो 4000 सकता है उसमें कि इंक्लूड कर लेते ये हैं तो ना क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ना फिर। शेयर अलॉटमेंट में उसके पूरा 12,000 जो बच्चे अलॉटमेंट यस सर शेयर अलॉटमेंट में 12 नहीं हम लिख सकते ऐड करके। जो बच्चे इस ग्रुप में ब्रह्मास्त्र के बैठे हुए हैं उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रोराटा पढ़ा हुआ है। प्रोराटा के ऊपर बेस्ड शायद उन्हें पता हो कि अगर इसके अलॉटेड है तो क्या हम इसके अप्लाइड निकाल सकते हैं। ब्रह्मास्त्र वाले बच्चे बैठे हैं, यस सर। यस सर। पूरी स्टोरी बन जाएगी 2 मिनट के अंदर वर्किंग नोट के अंदर। तो क्योंकि हम उसका अप्लाइड निकालना जानते हैं तो ब्रह्मास्त्र वाला बच्चा समझ जाएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन क्योंकि मैंने इनको प्रोराटा पढ़ाया ही नहीं और ना मैं इनको अभी अप्लाइड निकालना सिखाया, तो मैं इन्हें समझा नहीं पा रहा कि वो गेम कैसे सेट बैठेगी। तो अभी आप इस क्वेश्चन को पेंडिंग कर दो, अभी आप इस क्वेश्चन को पेंडिंग कर दीजिए। जब मैं प्रोराटा पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं इसको दोबारा इस पे बात करूंगा कि मैं एग्जैक्ट कहना क्या चाह रहा था, क्योंकि अभी ये स्टोरी कुछ लिंक प्रोराटा से कर जाएगी। तो इसे छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा इजी है। 10,000 शेयर रिजेक्ट करके क्वेश्चन ही कर दो ना। हाँ, रिजेक्ट करते ही सेट बैठ जाएगा, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से था, पर चलो ठीक है, मेरे दिमाग से स्किप कर गया कि प्रोराटा इसमें यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। शेयर्स इशूड 60,000 एट द रेट 10। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 1 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, सेकंड कॉल 2 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपीज। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80,000 shares. Shareholder A allotted 3,000 shares. जरा लैंग्वेज देखना कितनी अच्छी है। पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद फाइनल कॉल। जरा बताओ इस लैंग्वेज का मीनिंग, पहले लिखो और देखो आपको लैंग्वेज क्लियर है। यस सर। फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे फाइनल कॉल के साथ दिए हैं। इसका मतलब इसने फर्स्ट कॉल फेल की होगी, इसने second call भी fail यस कर दी। कॉल से एरियर आ गया होगा। हाँ, और जब इससे फाइनल कॉल मांगी गई तो इसने दोनों पैसे दे दिए, सारा इकट्ठा दे दिया। ठीक है। यस सर। शेयर होल्डर बी allotted 5,000 shares, paid full amount with first call। मतलब फर्स्ट कॉल जब मांगा गया तो इसने सारा का सारा अमाउंट दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए शेयर होल्डर सी allotted 2,000 shares, failed to pay final call, his shares forfeited। out of which 1,500 shares reissue at the rate 7 each, pass journal entry। क्वेश्चन नोट कीजिए आप, और अगर कोई स्टूडेंट कहता है मैं क्वेश्चन की इस लैंग्वेज से थोड़ा सा डाउटफुल है तो पहले वो लैंग्वेज पे बात करें, अदरवाइज क्वेश्चन स्टार्ट करें।
सबको लैंग्वेज क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। यस आप सर। लोग ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को पहले? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। आप Yes, लोग sir. ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको।
एक बार ये फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री देखो, मैंने कोशिश की है कि शायद आपको मेरा आंसर देख के ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर आंसर देख के सही है सेटिस्फेक्शन, सर। मेरी बिल्कुल सेम है। सही है सर। यस सर, सेम है सर। चलिए आगे कीजिए क्वेश्चन, मैं फिर वेट कर रहा हूं, आप कीजिए। देखो जरा इस एंट्री की कोई स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन चाहता है? इस एंट्री में नो सर, बच्चों को नो सर, क्लियर है। क्लियर है सर। सेम है सर। अंश खन्ना समझ में आ रही है एंट्री? यस सर। कृष गुप्ता तेरे को समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है।
कॉल इन एडवांस 15,000 होनी चाहिए कॉल इन एडवांस। 3 पर शेयर है सर 5,000 into 3 15,000 होएगा बेटा 3 रुपीज तो 1 मिनट। फाइनल की 3 रुपए है। ठीक है ठीक है ठीक है 3 रुपए। ठीक है 15,000 पे हो गया तो 15 और 6 21। 1,71,000 आएगा ये। देखो जरा कौन सा अमाउंट समझ में नहीं आ रहा। आज आप ये समझ रहे होंगे कि जब एग्जामिनर कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस का कॉम्बिनेशन रख देता है तो वो थोड़ा अलर्ट होके करना पड़ता है, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है, नहीं समझ में आ रहा तो बात कर सकता है, यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। पूरी क्लास सेटिस्फाइड है इससे? यस सर। यस सर। चलिए शेयर sir. फॉरफिटेड कीजिए, रीइशू कीजिए, प्रॉफिट निकालिए। शेयर फॉरफिटेड, रीइशू, प्रॉफिट। एक बार देखो फॉरफिटेड की ये एंट्री है। यस सर यही करिए बिल्कुल से। एक बार देखिए रीइशू की ये एंट्री है। यस सर। यस सर। प्रॉफिट बताइए कितना आ रहा है? प्रॉफिट के लिए रूल ये होता है कि इस 15,000 में 15,000 आएगा ना। 15,000 आएगा। अच्छा 15,000। और 6,000 इस वाले प्रॉफिट में से, इस वाले फॉरफिटेड में से हम ये वाला फॉरफिटेड माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन कोई बता सकते हो कि मैं इस बार डायरेक्ट माइनस क्यों नहीं कर सकता? सर क्योंकि रीइशू सारे नहीं करे। क्योंकि ये अमाउंट, ये 2,000 शेयर है और ये 1,500 है, इसलिए आप डायरेक्ट रीइशू नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये भी 2,000 होता तो अभी मैं प्रॉफिट 14,000 में से ये माइनस करता हूं, प्रॉफिट निकाल देता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये अमाउंट 1,500 शेयर का कितना बनेगा। तो लिखिए आप प्रॉफिट इक्वल टू जो 14,000 अमाउंट है ये 2,000 शेयर्स का है, लेकिन मेरे को 1,500 शेयर्स का अमाउंट चाहिए। अब इसे सॉल्व करके जो अमाउंट आएगा 10,500 मैं ये डेबिट वाला अमाउंट माइनस कर दूंगा। सर 10,500। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? 10,500। 10,500। 10,500 में से 4,500 माइनस करो तो कितना आ रहा है? 6,000। 6,000 रुपए का प्रॉफिट है।
देखो बच्चों, बात समझ में आ रही है या कुछ कंफ्यूजन हो रही है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलिए, तो क्योंकि लास्ट क्लास में देखो, मैं एक बात बताता हूं, मैंने अभी तक होमवर्क क्यों नहीं दे रहा। पहले कई लास्ट क्लास में कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दो। सवाल ये उठता है कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर आंसर तो होता नहीं है। अगर मैं आपको टैली करा रहा हूं तो मुझे एक एक जन एंट्री टैली करानी पड़ रही है। तो पर्टिकुलर कोई आंसर होता तो मैं ये कहता कि अगर ये आंसर आ रहा है तो आपका आंसर पूरा ठीक है। हर एंट्री के अमाउंट डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए एक आंसर इसमें देना और उसको टैली कराना बड़ा मुश्किल होता है, पूरा ही सॉल्व करना होता है। दूसरी वजह ये कि मैं बुक क्यों नहीं रेफर कर रहा अभी आपको, क्योंकि बुक में अभी और ऐसी डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे आप देखते हैं हर क्लास के अंदर आप एक नई चीज पढ़ रहे हैं, ऐसी बुक के अंदर अगर मैं आपसे कहूंगा तो बुक्स में मिक्स क्वेश्चन है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता अभी आपको कि आप इस क्वेश्चन से लेके इस क्वेश्चन तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि मैं किसी पर्टिकुलर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां तक मेरा स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ले ले, तो मैं उसे कहूं कि अब तुम बुक के ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्या करेंगे, बुक के क्वेश्चन करने के लिए मेरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में, जैसे इससे पहले वाला हमारा फोकस था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने फोकस बनाया, जैसे हमने आज की क्लास को कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस को हमने अपना फोकस बना लिया, ऐसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरा जो फोकस होगा वो होगा फॉरफिटेड। यानी कि फॉरफिटेड की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री और प्रॉफिट की एंट्री, ये तीन एंट्री, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें वो ये कहता है कि मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन करके मत दिखाओ। जैसे आप कर रहे हो एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक करते हो आप, एग्जामिनर कहता है नहीं मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना। कुछ ऐसी खास कोड शॉर्ट लैंग्वेज वो जानता है जिनके बेस पे वो क्वेश्चन बना देता है। तो उस लैंग्वेज से अगर मैं आपको फैमिलियर करा दूं तो शायद मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वो क्वेश्चन दे पाऊंगा जो मैं बुक रेफर कर दूंगा आपको कि अब आप बुक से कर सकते हैं, या मैं अपने असाइनमेंट भी आपको दे सकता हूं कि अब आप मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पर अभी इस पोजीशन में हम नहीं है कि अगर मान लीजिए मैंने होमवर्क दे भी दिया आपको तो टैली कैसे कराऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप नेक्स्ट क्लास तक और वेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फॉरफिटेड एक्सपर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़े या किसी बच्चे की मिस हो जाती है या नहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठती तो वो बड़ा अच्छा टॉपिक मिस करेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो समझ में आए। अगर वो टॉपिक आप समझ गए, यानी कि फ्राइडे की क्लास में अगर आपने यस कर दिया तो शायद जो हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी उसमें मैं आपको प्रोराटा वाला क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, जो कि बोर्ड में जिसकी जगह फिक्स बताई जाती है कि वो क्वेश्चन आज तक कभी हिलाया नहीं बोर्ड ने, हमेशा उस क्वेश्चन को प्रोराटा में वहां पे रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। आज जो हमारा एडवांस का एक क्वेश्चन अटक गया, वो क्वेश्चन उसी वजह से अटक गया क्योंकि हमें प्रोराटा का बेस नहीं पता था। हम नहीं जानते थे कि अगर किसी का एलोटेड हमें गिवन है तो हम अप्लाइड भी निकाल सकते थे, वो हमें आइडिया नहीं था। अब वो उस क्वेश्चन में वो रिक्वायरमेंट थी, शायद मैंने उसको इसलिए पेंडिंग कर दिया कि जब तक बच्चा मंडे वाली क्लास क्या मतलब नेक्स्ट वीक पूरा नहीं पढ़ लेता तब तक वो वाला कॉल इन एडवांस वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते। तो एनीवे, अगली कुछ क्लासेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, कई बच्चे रिकॉर्डिंग से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप, मैं मना नहीं करता कि बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जो यूट्यूब के ऊपर बेचारे रिकॉर्डिंग देख के ही पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक पूरी चेन तो मैं नहीं बना पा रहा, लेकिन कुछ जो भी सपोर्ट मैं दे पाता हूं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनको बात समझ में आए। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि जो लाइव क्लास में स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है बात को समझने का, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता, और रिकॉर्डिंग के अंदर वो सीरियसनेस भी नहीं होती, वो प्रॉम्प्टनेस जो वो लाइव क्लास में दिखाता है वो रिकॉर्डेड में मतलब ही नहीं बनता कि वो जेन्युइननेस उसके अंदर हो। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि आप क्लास में रहें, अवेलेबल रहें। रिकॉर्डिंग के थ्रू बहुत मुश्किल होता है बातों को समझना, और बच्चा लीनियंट होकर देखता है, यानी कि आधा घंटा देख लिया, फिर 15 मिनट देख लिया, फिर 5 मिनट देख लिया, वो चीज बेनिफिट में कभी आएगी ही नहीं उसके। तो एनीवे, आज की क्लास में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है फॉरफिटेड। नहीं, हम फॉरफिट करते तो हैं लेकिन अभी हम फॉरफिटेड एक्सपर्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने के बाद आप फॉरफिटेड के एक्सपर्ट बन जाओगे। एनी डाउट, किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा? नो सर। तो ओके बेटा, आज की क्लास में इतने काफी है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा।